चलो जीटी के एमएचटी सीईटी के नेक्स्ट लेक्चर में, फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फास्ट फॉरवर्ड में। अब ये तीसरा चैप्टर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया, स्टेशनरी चार्ज के बारे में स्टडी किया। अब चार्ज मोशन में आ गया है, चार्ज मोशन में आ गया तो करंट प्रोड्यूस हुआ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर लिया। अब अगर वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो अब स्टडी कर रहे हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे पता चला? साइंटिस्ट ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है, उसके सामने अगर नीडल रखा था, मैग्नेटिक नीडल, एक सर्किट है, सपोज सिंपल सर्किट ड्रॉ करता हूं, और यहां अगर हमने मैग्नेटिक नीडल रखा था तो जैसे ही इसमें से करंट ऑन या ऑफ होता है तो ये नीडल क्या दिखलाता था? डिफ्लेक्शन दिखलाता, डिफ्लेक्शन दिखाता था। उससे हमें पता चला कि क्या है, कि जब करंट फ्लो करता है सर्किट में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी फेनोमिनन को हमने कहा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लैंग्वेज, द फेनोमिनन बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इलेक्ट्रिक करंट in a conductor produce a magnetic field around it, it is called the magnetic effect of electric current। तो ऐसा फेनोमेनन है जहां से अगर वायर से या सर्किट से करंट फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने स्टडी किया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करने से पहले कुछ रूल्स हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड से स्टडी करते हुए आ रहे हैं या 9th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हैं। पहले तो कॉमन रूल है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो कुछ कॉमन रूल है, जैसे राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल है। अगर स्क्रू घूमता है तो ये स्क्रू का अपर वाला पोर्शन होता है, ये करंट इंडिकेट करता है और ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। कैसे? स्क्रू रोटेट कर रहा है उसलिए, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है और ये करंट देता है। ये एक रूल हमने स्टडी किया है। देन राइट हैंड थंब रूल, अगर वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हमने स्टडी किया है। यही सेम रूल कॉइल को अप्लाई करते हैं। अगर कॉइल सर्क्यूलर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी डायरेक्शन हो, उसके डायरेक्शन में हमें क्या करना है? फिंगर को कर्ल करना है। तो उस हिसाब से हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगा। हम इंडिकेट डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर जाएगा, एक तो आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड या इनवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट के डायरेक्शन में हमें क्या करना है? फिंगर को कर्ल करना है। तो इससे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है। दूसरा होता है पाम रूल। दूसरा क्या होता है? पाम रूल। अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन में थंब को रख दो। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा उस जगह का। सपोज मुझे इस पॉइंट पे, ये वायर है, ये वायर है, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यहां मुझे मैग्नेटिक, तो करंट के डायरेक्शन में थंब रख दो और इस पाम को फिर परपेंडिकुलर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है मेरी तरफ, तो पाम को मैं ऐसा रखूंगा और पाम को परपेंडिकुलर क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से। तो जहां भी आपको फाइंड करना है उस हिसाब से आपको रोटेट करना होगा, तो उसको परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत सारे रूल है। ठीक है, ये समझ में आ गया सारे रूल। चलो अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? तो आपने जनरल स्टडी के लिए हम मैग्नेट का एग्जांपल लेते हैं। जब आप किसी मैग्नेट को सराउंडिंग में रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो उसके सराउंडिंग वाला स्पेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था सेम वे, उसका सराउंडिंग वाला स्पेस क्या हो जाता है? मॉडिफाइड हो जाता है। कैसे? अगर दूसरा मैग्नेट आएगा तो ये क्या करेगा? एक तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। यहाँ नॉर्थ पोल आ गया तो साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल आ गया तो साउथ रिपेल करेगा। तो दैट मच सराउंडिंग इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब उसके लिए हमने डेफिनेशन लिखा है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड हमें? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और अ मूविंग चार्ज
or a current carrying conductor in which magnetic effect can be experience. ओके तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां या कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है, इसका एग्जांपल भी इसमें इसी सेंटेंस में दिया गया। एक तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दूसरा मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, तीसरा करंट कैरिंग कंडक्टर। इन तीनों से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में। ओके द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, मूविंग चार्ज और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे दूसरा मैग्नेट आ जाएगा या दूसरा चार्ज आ जाएगा तो आपको ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। वहां एक्सपीरियंस हो रहा है ना उसे कि भाई कोई तो फील्ड है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ गया। तो ये तीन एग्जांपल याद रखो, मैग्नेट, मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर, ये तीनों भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को याद करो, उस तरीके से ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं, निगेटिव पे एंड होते हैं, परपेंडिकुलर स्टार्ट होते हैं। बस वही थोड़े बहुत प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। सिमिलरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक मैग्नेट ले लो, देन एक कार्डबोर्ड शीट ले लो, इसके ऊपर आप आयन फाइलिंग्स रखोगे और नीचे मैग्नेट रखोगे, उसको टैप करोगे तो ये एक ऐसे लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ये एग्जांपल तो आपने स्टडी किया होगा। तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें पता होनी चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो पहला, ये कहां से स्टार्ट होता है, ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है। कहां से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे एंड होता है, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट। कहां, आउटसाइड। एंड ये साउथ से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पे एंड होता है इनसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे एंड होता है आउटसाइड, एंड साउथ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ पे एंड होता है इनसाइड। ठीक है, देन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इसको डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो भी होगा, जहां भी आप मूव कर रहे हो, नॉर्थ टू साउथ अगर डायरेक्शन है। अगर दो लाइंस एक के ऊपर एक चली गई, तो यहां अगर नॉर्थ होगा, यहां साउथ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो यहां भी नॉर्थ है, यहां भी साउथ है, तो नॉर्थ दो हो जाएंगे, साउथ दो हो जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है ये कि एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन हो, एक जगह नॉर्थ यहां है, नॉर्थ वहां हो। तो एक पॉइंट को ऐसे अलग अलग दो डायरेक्शन मींस नॉर्थ नॉर्थ दो हो, साउथ साउथ दो हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, देन जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड रहेगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां ये वाइडली स्पेस रहेगी वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक। ये सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ आएंगे तो उसे हम फ्लक्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, वो भी हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर होता है उस हिसाब से हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो आते हैं फ्लक्स के ऊपर, फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, पहले मैग्नेटिक इंडक्शन एंड देन फ्लक्स स्टडी करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, अब मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, उसे हम दिखाएंगे कैसे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से। अब मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, बी से इंडिकेट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या, क्या लिखा है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है परपेंडिकुलर। अगर ज्यादा लाइन पास करेगी तो मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और अगर कम लाइन पास करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी लाइंस पास कर रही है यूनिट एरिया में से। यूनिट एरिया से बहुत ज्यादा लाइन पास कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और कम लाइन पास कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। सो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से कितनी लाइन पास करती है उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड रहता है।
ठीक है, इसका यूनिट टेस्ला, या इसी को कहते हैं हम वेबर पर मीटर। क्यों कहते हैं वेबर पर मीटर? क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस मींस फ्लक्स, और एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट बी, ये हमें पता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट बी, और फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका दूसरा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया एसआई यूनिट। देन सीजीएस यूनिट गॉस, सीजीएस यूनिट कौन सा है? गॉस, या इसी को कहते हैं वेबर का सीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखो, तो यूनिट सीजीएस में गॉस या फिर मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन, डायमेंशन याद रखना है आपको, m1 L0 T-2 A-1, ये होता है इसका डायमेंशन। देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर दे देते हैं, ऊपर एरो, तो ये इसको डायरेक्शन होता है, इसलिए नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ स्टडी किया है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं फ्लक्स पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होता है, तो फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया से कितनी लाइंस पास कर रही है वो नंबर, ठीक है, वो नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। और फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों मींस यहां का वहां अगर आपने कर दिया टर्म को तो आपको फ्लक्स मिलेगा, और बी यहां रख के एरिया नीचे ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, अब ये यूनिट एरिया है हमारा रेड कलर का, और येलो कलर की लाइन पास कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये लाइन कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली पास करने वाली होनी चाहिए, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है। अब एरिया वेक्टर को लाइंस नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमारा सरफेस है और लाइन ऐसी जा रही है, नॉर्मली नहीं है। नॉर्मल होने के लिए लाइंस को कुछ एंगल से हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। कितने एंगल से ऊपर उठाना पड़ेगा? 90 डिग्री से, सॉरी थीटा इतने डिग्री से, कितना? थीटा इतने डिग्री से हम अगर इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा। अब देखो सरफेस को ये लाइन नॉर्मल हो गई और एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो अब हम फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का स्टडी किया था सेम, मैग्नेटिक फ्लक्स भी सेम रहता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंसेप्ट दोनों भी सेम है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद रखना है। फ्लक्स ये हो गया। देन इसका यूनिट वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ये उसका, उसी को हम क्या कहते हैं? वेबर, उसी को क्या कहते हैं? वेबर। ये हमारा ऐसा यूनिट है। और सीजीएस यूनिट मैक्सवेल, मैंने कहा था सीजीएस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। दोनों में रिलेशन, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर, 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10⁻⁻8 वेबर, ये याद रखना है। देन डायमेंशन याद रखो, वैसे तो डायमेंशन आप यूनिट से निकाल सकते हो, न्यूटन फोर्स का मीटर उससे निकाल सकते हो। तो अगर आप डायमेंशन निकालोगे कि आपको क्या मिलेगा? m1 L2 T-2 एंड A-1। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, तो अब आते हैं मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो किस तरह से जज करेंगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल हमारा इंडेक्स फिंगर इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करेगा। मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा वेलोसिटी, मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा वेलोसिटी। देन थंब इंडिकेट थ्रस्ट और अ फोर्स, थ्रस्ट और अ फोर्स। याद रखो, ये इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी, एंड देन वेलोसिटी ऑफ चार्ज, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। देन एफ इंडिकेट और थंब इंडिकेट द थ्रस्ट। तो यहां देखो, यहां एक चार्ज मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या अप्लाई हो रहा है? वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो एफ कहाँ होगा? ऊपर। एफ कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो चार्ज कैसे मूव करेगा? ऊपर ऊपर जाएगा, चार्ज
ऊपर ऊपर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, बोर्ड के आउटवर्ड, वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो चार्ज पार्टिकल नीचे जाएगा। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, देन थंब इंडिकेट फोर्स, तो ये पार्टिकल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो आपको इसको अलाइन करके पता लगा सकते हो कि पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल का मोशन कहां हो रहा है। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर या नीचे होगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट फोर्स डिपेंड ऑन चार्ज Q, देन वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B एंड एंगल थीटा, एंड एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा क्यों आया, आप तो कहोगे कि सर यहां तो एंगल दिया ही नहीं है। सपोज वेलोसिटी अब हम x डायरेक्शन में नहीं लिया हो, अगर हमने x डायरेक्शन में वेलोसिटी को नहीं लिया हो, अगर हमने वेलोसिटी को लिया होता ऐसे इस डायरेक्शन में, ये होती है हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ना ही x डायरेक्शन में ना ही y, दोनों के बीच में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन उसका हम कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट v cos थीटा, क्या होगा, v cos थीटा। अब अगर हम लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, QVB, सॉरी ये होगा cos थीटा और ये होगा हमारा एंगल, यहां लेना होगा क्योंकि एंगल बिटवीन B एंड V लेना होगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा अब B है और ये हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी का नया डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी का नया डायरेक्शन। तो हम थीटा लेंगे तो यहां हमें मिल जाएगा साइन थीटा, BV साइन थीटा। सो ये आएगा FQVB साइन थीटा। ठीक है, एक साइड आएगी कॉस और ये वाली साइड आएगी हमारी थीटा के अपोजिट वाली साइन। तो कौन सी आएगी, ये साइन थीटा वाली साइड आएगी, साइन थीटा वाली। तो वेलोसिटी साइन थीटा वाले टर्म में रहेगी, इसलिए क्या होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अगर हम साइन को हटा दे तो क्या होगा, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहां क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया। अब डिपेंड करता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों में 90 डिग्री मींस V और B 90 डिग्री में है, तो फोर्स भी क्या होगा 90 डिग्री में। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, QVB। अगर 90 डिग्री एंगल है V और B में तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, QVB डायरेक्टली। और एंगल अगर थीटा है मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में, B और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फोर्स का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब याद रखो कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स, अगर उसका हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते कि ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहां हम कहेंगे F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ठीक है, चलो अब इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, F का डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन x डायरेक्शन में, वेलोसिटी कहाँ है, x डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी में डिस्प्लेसमेंट भी होगा, s, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों में एंगल 90 डिग्री, दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। 90 वाला केस हम ले रहे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो B और V इन दोनों में एंगल 90 डिग्री, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री। देन अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और फोर्स फाइंड करेंगे तो फोर्स क्या होगा 90 डिग्री में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट 90 डिग्री पे आता है, ये दोनों को 90 डिग्री पे रहेगा। तो वेलोसिटी को भी 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड को भी 90 डिग्री। अब ये वेलोसिटी को 90 डिग्री है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है उस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है मींस डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री।
अगर हम वर्क डन फाइंड करते तो वर्क डन क्या कहता है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल, डॉट प्रोडक्ट है ये, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन क्या होगा 0, वर्क डन क्या होगा 0। तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन नहीं करता जब एंगल कितना है 90 है, जब अगर फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 रहेगा तो ये वर्क नहीं करता है, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं करता। चलो नेक्स्ट, अब दूसरा केस, सपोज ये तो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रखा था, अब सर्कुलर पाथ पे लेते हैं, ठीक है। मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। उस केस में अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, अगर हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बी इंडेक्स फिंगर, ओके, बी इंडेक्स फिंगर, देन वेलोसिटी, देन फोर्स कहाँ जाएगा हमारा सेंटर के डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स कहाँ जाएगा सेंटर की डायरेक्शन में जाएगा। तो अब अगर इस केस को हम स्टडी करते हैं तो देखो ये पार्टिकल क्या करेगा सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल क्या करेगा सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें मैग्नेटिक फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फोर्स प्रोवाइडेड, कौन सा फोर्स प्रोवाइड हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा है। तो अब मैग्नेटिक फोर्स किसका काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जब भी सर्कुलर मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो हमें क्या मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स किसका काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अब इस इक्वेशन में बहुत सारे टर्म हम निकाल सकते हैं। देखो पहला टर्म हमने रेडियस को निकाला r, कितने रेडियस से चार्ज पार्टिकल घूमेगा, कितने रेडियस से चार्ज पार्टिकल घूमेगा। तो रेडियस इज इक्वल टू, देखो v कट हो जाएगा यहां से एक, तो बचा क्या mv डिवाइडेड बाई क्यू बी, r इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये एक फॉर्मूला जिससे आप रेडियस निकाल सकते हो। अगर आपको कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है ही, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2 पाई r, सरकमफरेंस 2 पाई r, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम t, टाइम पीरियड t, एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम t। तो t इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r डिवाइडेड बाय v, 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। अब इसमें से r का वैल्यू हमने निकाला है, ये देखो r का वैल्यू हमने निकाला है, वही इक्वेशन 1 हम यहां पुट करेंगे। सो क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय v इंटू mv डिवाइडेड बाय qb, डिवाइडेड बाय qb। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। देखो v कट हो गया, बचा क्या 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, ये हो गया टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आ गया, अब हम फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m, QB डिवाइडेड बाय 2 पाई m, ये होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। और एक टर्म निकाल सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये r वहां चला जाएगा, ये तो एक इजी इक्वेशन है, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू QBR। मोमेंटम mv इज इक्वल टू p इज इक्वल टू QBR, और इसी फॉर्मूला को कहा जाता है साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला, जो कि आपके साइक्लोट्रॉन मोशन में यूज होता है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, मोमेंटम p इज इक्वल टू QBR। चलो नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स इजी है, आपने सीखा है कि एक चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में है, प्लस क्यू चार्ज है सपोज, ये मोशन में, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है हमारी और मैग्नेटिक फील्ड भी है।
दोनों फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो दोनों फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमने स्टडी किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कितना फोर्स अप्लाई करता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और मैग्नेटिक अभी हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब अगर चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में है तो ये दोनों फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे, तो हमारा टोटल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। और इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। इसी को क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। द चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड में मोशन में होता है तो उसके ऊपर दोनों फोर्स अप्लाई करते हैं। दोनों मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स अप्लाई करता है, और दोनों का कंबाइन हम क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट आता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन आपने स्टडी किया है, शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं साइक्लोट्रॉन को। देखो साइक्लोट्रॉन में दो डी होते हैं, D1 D2, इसे डीज कहा जाता है, D1 D2। ये ऐसे हॉलो होते हैं, मेटल के बने हुए, इसमें गैप होता है। ठीक है, दोनों में, दोनों डी हॉलो होते हैं, इसमें गैप होता है। अब इन दोनों डी को हम क्या रखते हैं, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये वर्टिकल हमारा ऐसे नॉर्थ साउथ, वर्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और इसके बीच में हम एसी करंट अप्लाई करते हैं। एसी करंट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ दो फील्ड हम अप्लाई करते हैं, ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड एंड दोनों डीज में हम क्या अप्लाई करते हैं, एसी करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो साइक्लोट्रॉन है इसका काम क्या है, चार्ज को एक्सेलरेट करना। क्या करना, चार्ज को एक्सेलरेट करना। तो ये एक चार्ज एक्सेलरेटर है जो चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। अब इसमें हमने दो फील्ड अप्लाई किए, तो दो फील्ड का काम क्या है, इसको एक्सेलरेट करवाना। तो दो फील्ड, इसमें से एक फील्ड काम करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्सेलरेट करने की, और मैग्नेटिक फील्ड काम करती है उसको सर्कल में घुमाने की। अभी मैंने आपको साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। किसका, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो उसके वजह से पार्टिकल कैसे होगा, साइक्लोट्रॉन में सर्कुलर घूमेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको उसका स्पीड बढ़ाने का काम करेगी, उसका स्पीड बढ़ाने का काम करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, उसका चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाती है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाती है। ये दोनों का वर्क आपको याद रखना है। तो ये दो डीज है, उसको हमने एसी करंट लिया है, और इसके ऊपर डीज के ऊपर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ दो फील्ड होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है क्रॉस फील्ड। ये भी याद रखो, इससे क्या कहते हैं, क्रॉस फील्ड्स। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्रॉस फील्ड। ये समझ में आया। देन अब ये वर्क कैसे करता है, अब ये वर्क कैसे करेगा कि जो भी हमें चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करना है, मे भी आयन हो सकता है, आयन के ऊपर भी चार्ज होता है, तो उसको हम अंदर रखेंगे पी पॉइंट पे। अब जैसे ही यहां एसी करंट देंगे इसको, ओके, और हाई वोल्टेज नियर अबाउट 10,000 वोल्ट हम यहां अप्लाई करेंगे एसी का 10,000 वोल्ट, और 10 मेगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी एसी की होगी, 10 मेगाहर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी वजह से क्या होगा, सपोज ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज पॉजिटिव आयन है, तो जैसे ही ये डी निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ आएगा। लेकिन ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड उसको स्ट्रेट जाने नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा। जैसे ही ये पार्टिकल यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये निगेटिव वाला डी, सेकेंड डी, D2 इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सेलरेट होगा, फिर यहां से ये सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूमेगा और यहां आएगा। जैसे ही ये यहां आएगा वापस पोलैरिटी चेंज, D1 निगेटिव D2 पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और ऐसे करते करते ये घूमेगा
और जितनी रेडियस बढ़ेगी उतना उसका स्पीड बढ़ता है, इसलिए रेडियस भी बढ़ता है। ठीक है, और इस तरह से ये घूमेगा और जब ये एग्जिट की तरफ आएगा, सबसे ज्यादा रेडियस जब होगी तो ये एग्जिट की तरफ आएगा, देन हम उसको बाहर निकाल देंगे और ये टारगेट पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ दो फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाती है। ये समझ में आ गया। तो अब इसके लिए भी हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते कि वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला पहले ही स्टडी किया कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर, वहां से स्टार्ट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्यू बी आर, एम वी इज इक्वल टू क्यू बी आर। देन वेलोसिटी इससे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाय मास, क्यू बी आर डिवाइडेड बाय मास। क्यू चार्ज, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन जो भी यहाँ पार्टिकल रखा होगा उसके ऊपर कितना चार्ज, बी मैग्नेटिक फील्ड, आर हमारा रेडियस, देन एम मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये समझ में आ गया। अब ये हो गया वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला वंस अगेन सेम, 2 पाई आर बाय वी, सर्कमफरेंस अपॉन वेलोसिटी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास है, वो पुट किया हमने। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पुट किया, क्यू बी आर बाय एम, ये हमने पुट किया तो एम ऊपर चला जाएगा और क्यू बी आर रह जाएगा, यहाँ आर आर कट हो जाएगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, ये आ गया हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी। देन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो क्यू बी ऊपर चले जाएगा और 2 पाई एम नीचे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय 2 पाई एम, ये होगी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वेलोसिटी एट एग्जिट, जब ये एग्जिट पे आएगा तो रेडियस सबसे ज्यादा होगी, इसे कहेंगे आर एग्जिट। इस रेडियस को क्या कहते हैं हम, आर एग्जिट। तो वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि एग्जिट पे रेडियस कितना होगा। सो v इज इक्वल टू क्यू बी आर एग्जिट, आर एग्जिट मीन्स एग्जिट पे कितना रेडियस था, डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, देन अब वेलोसिटी हमारे पास है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब हम v का वैल्यू पुट करेंगे, हाफ एम, v का वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, एम एम कट हो गया, बचा क्या, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर एग्जिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। तो साइक्लोट्रॉन में इतने फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, या फिर एक फॉर्मूला याद रखो, उससे आप बाकी सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, कौन सा, साइक्लोट्रॉन वाला फॉर्मूला। चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट। अब सपोज एक वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है, आई, करंट आई। करंट और चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा या इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। अब इस वायर का लेंथ कितना है, एल है, वायर का लेंथ कितना लिया हमने, एल लिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्योंकि ये वायर हमने कहा रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में, पूरी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां हमने क्या रखा है, वायर को रखा है। अब चार्ज मूव कर रहा है, अब वन सेकेंड फोर्स कहां अप्लाई होगा, देन हमारा फॉर्मूला या फिर हमारा रूल से हमें पता चलेगा कि फोर्स कहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और फोर्स अपवर्ड एक्ट होगा, फोर्स कहां एक्ट होगा, अपवर्ड एक्ट होगा। तो इस फोर्स अपवर्ड जो एक्ट हो रहा है फोर्स हमारा, अब उस फोर्स का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, ये फोर्स कितना होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हम करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। करंट क्या होता है, करंट इज नथिंग बट ए चार्ज इनटू टाइम। करंट इज इक्वल टू ओके। तो अब हमें करंट का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। करंट चार्ज पर यूनिट टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू IT
तो ये फॉर्मूला हमने पहले फाइंड आउट किया, चार्ज इज इक्वल टू आई टी। देन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, लेंथ एल, उसके लिए लगने वाला टाइम हम लेंगे टी। तो ये आ गया वी डी इज इक्वल टू एल टी, देयर फोर यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू एल बाई वी डी। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन, टाइम इज इक्वल टू एल बाई वी डी। अब ये जो टाइम है ये हम चार्ज वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा चार्ज क्या होगा, चार्ज इज इक्वल टू आई एल, टी की जगह क्या पुट किया, एल बाई वी डी, तो आई एल डिवाइडेड बाई वी डी, आई एल डिवाइडेड बाय वी डी। अब ये आ गया हमारा चार्ज का फॉर्मूला। अब उससे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी किया है। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहता है हमें, मैग्नेटिक फोर्स Q वी डी क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ Q की जगह क्या आएगा, E, फंडामेंटल चार्ज। जो भी चार्ज होगा उसका वैल्यू आपको लिखना होगा यहाँ। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो Q की जगह E लिख सकते हो आप। तो एफ एम इज इक्वल टू, अगर हम मानते हैं कि ये चार्ज Q है, ये चार्ज क्या है, Q है, तो क्या आएगा, Q वी डी क्रॉस बी। अब हमारे पास Q का फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे, तो वी डी का फॉर्मूला Q आई एल वी डी, और ये वी डी इंटू क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया क्या आया, वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा, और Q एज इट इज है। अब Q का वैल्यू हमने पुट किया, Q का वैल्यू आई एल डिवाइडेड बाई वी डी, और ये वी डी बी साइन थीटा, वी डी कट हो गया, बचा आई एल बी साइन थीटा। एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ कितना फोर्स अप्लाई होगा, आई एल बी साइन थीटा, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, एल लेंथ ऑफ वायर, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा एंगल, कितने एंगल है उस हिसाब से एल और बी में कितना एंगल है। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, एफ एम इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये समझ में आ गया, आई एल क्रॉस बी, एफ एम इज इक्वल टू, नेक्स्ट कंसेप्ट बायो स्लैवर्स लॉ, बायो स्लैवर्स लॉ। अभी तो पहले हमने स्ट्रेट वायर का स्टडी किया कि स्ट्रेट वायर होगा तो वहां से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा या फोर्स फाइंड आउट करना होगा तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बायो स्लैवर्स लॉ में हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स तो हो गया, अब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड पे, कि अगर वायर से करंट फ्लो कर रहा है, वायर से, किसी भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, तो सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं, बायोट स्लैवर्स लॉ, बायोट स्लैवर्स लॉ। सो कंसीडर अ वायर, कंसीडर अ वायर, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन हमने लिया है डीएल, स्मॉल पोर्शन लिया है डीएल। अब इस डीएल की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हमने क्या लिया, एक सर्टन आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी लिया है, आर इतने डिस्टेंस पे पॉइंट पी। अब यहां हम कहेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, डीबी इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इस डीबी का वैल्यू क्या होगा, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डीबी एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डीएल इज गिवन बाय दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वायर में जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पी पॉइंट पे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, तो जितना एंगल, एंगल बिटवीन लेंथ, लेंथ एलिमेंट एंड रेडियस या डिस्टेंस, लेंथ एलिमेंट एंड डिस्टेंस, इसके बीच का एंगल आर और डीएल के बीच का एंगल साइन थीटा, जितना एंगल बढ़ेगा उतना डीबी बढ़ेगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो जितना दूर आप या जितना आर को बढ़ाएंगे, जितना आर को बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन सबको हम कंबाइन करते हैं, सो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा के, और इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू 0 डिवाइडेड बाय
4 पाई एंड डी बी इज इक्वल टू, देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें ऊपर आर लेना होगा, एक आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा, तो यहाँ आर क्यूब होगा और ऊपर एक आर आ जाएगा। देन अगर हम साइन निकाल देंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा डीएल और आर में, डीएल और आर में, आर और डीएल में एंगल है ना, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट किसका होगा, डीएल और आर का। सो डीबी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देन म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये याद रखना, ठीक है। म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और म्यू जीरो अपॉन 4 पाई मीन्स 4 पाई कट हो जाएगा तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, आर्बिट्ररी वायर था, अब स्ट्रेट वायर ले रहे, करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर मीन्स ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहां भी हम स्मॉल पोर्शन कंसिडर करते हैं, क्या करते, स्मॉल पोर्शन। अब ये स्मॉल पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे आएगा, तो डिस्टेंस कितना है, आर, एंगल थीटा है, और हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये वायर से कितना है, आर है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस आर है। अगर अब इस केस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मीन्स यहां से अगर हम जीरो कंसिडर करते हैं तो जीरो टू इन्फिनिटी यहां से वायर कंसिडर करते हैं, और जीरो टू इन्फिनिटी यहां से सेकेंड वायर, तो दोनों का ऐड करके हम इक्वेशन निकालते, दोनों का ऐड करके हम इक्वेशन निकालते। तो इक्वेशन हमें याद रखना है कि पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कितना होगा ये याद रखो, बी कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ ये डिपेंड करता है म्यू जीरो, देन करंट पे कितना करंट फ्लो करेगा एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये बायो-सैवर्ट्स लॉ से हमने फाइंड आउट किया है। पहले बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें अप्लाई करना होगा अपवर्ड पार्ट के लिए, बायो-सैवर्ट्स लॉ लोअर पार्ट के लिए, दोनों को ऐड करना होगा, तब हमें ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, याद रखो। तो उसका सॉल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इजी, इसको याद रखो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, अगर स्ट्रेट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये हो गया पूरा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर आधा सेमी इन्फिनिटी वायर होगा तो हाफ इन्फिनिटी, सेमी इन्फिनिटी वायर मीन्स आधा ही वायर यहां से स्टार्ट होगा, ये नीचे वाला वायर आधा ही वायर होगा, तो क्या होगा इसका 1/2 मीन्स बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, इसका आधा हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका आधा, तो म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, ये याद रखना है। पूरे वायर के लिए म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और हाफ वायर के लिए म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। सेम कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं दो पैरेलल वायर के लिए, ठीक है। अगर हमारे पास दो पैरेलल वायर है तो इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो दो वायर है हमारे पास, एक में से करंट I1 फ्लो कर रहा है और एक में से करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही इस वायर से करंट फ्लो करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पहला वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B। तो ये देखो पहले वायर ने कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अभी हमने फॉर्मूला देखा, देखो म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अब आर की जगह ये कितना डिस्टेंस है, आर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, इसलिए फॉर्मूला क्या चेंज हुआ, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई वन, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर आ गया जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2। अब तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, फोर्स F। तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, करंट लेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड ILB, ये भी हमने स्टडी किया था। तो फोर्स इज इक्वल टू ILB। तो सेकेंड वायर पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, ILB। किसकी वजह से अप्लाई हुआ, फर्स्ट वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा वायर है, तो दूसरा वायर से करंट फ्लो कर रहा है, अगर दूसरे वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, और वो फोर्स क्या होगा, ILB। तो दूसरे वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2LB। अब यहां से हम B का वैल्यू पुट करेंगे,
बी का वैल्यू यहां पुट किया तो क्या होगा, म्यू 0 I1 I2 L B डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये समझ में आ गया। तो यहां से हमने b का वैल्यू पुट किया, क्या होगा, म्यू 0 I1 I2 L, म्यू 0 I1 I2 L, b का वैल्यू पुट किया डिवाइडेड बाय 2 पाई डी। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे आएगा, म्यू 0 I1 I2, ये L डिवाइड में चला गया इसलिए L यहां नहीं है, 2 पाई डी। सिमिलर केस अब हम सेकेंड वायर के लिए अप्लाई करेंगे। सिमिलर केस किसके लिए अप्लाई करेंगे, सेकेंड वायर। अब सेकेंड वायर से अगर करंट फ्लो करता है, सेकेंड वायर से करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, सेकेंड वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू 0 I2 2 पाई डी। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, I1 की जगह क्या आ गया आप I2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, सेकेंड वायर ने, सेकेंड वायर, और उसके अंदर फर्स्ट वायर आ गया तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो अब यहां होगा I1, F इज इक्वल टू I1 LB। वन सेकेंड बी का वैल्यू हम पुट करेंगे तो सेम फॉर्मूला बनेगा हमारा, म्यू 0 I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। देन L को नीचे लाएंगे। अब ये दोनों फोर्स भी सेम है, दोनों फोर्स भी सेम है, तो ये अट्रैक्टिव होंगे या रिपल्सिव होंगे, डिपेंड करता है वायर के ऊपर। अगर करंट पैरेलल होगा, सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो फोर्स अट्रैक्टिव, दो वायर नजदीक आएंगे, वायर क्या आएंगे, नजदीक आएंगे। और अगर एंटी पैरेलल करंट होगा, एक में करंट अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो ये वायर रिपेल होंगे। तो सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपेल। देन नेक्स्ट अब आर्क के लिए अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सर्कुलर आर्क अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वायर। तो सर्कुलर आर्क के लिए फॉर्मूला याद रखना है, सेम फॉर्मूला हमारा B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R। ये फॉर्मूला उसके साथ थीटा एक्स्ट्रा आ जाता है। आर्क के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि वायर का स्मॉल पोर्शन है तो आर्क के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इनटू थीटा। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि बायो-सैवर्ट्स लॉ के ऊपर से ये फॉर्मूले डिडक्ट करने पड़ते हैं और इतना हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो ये फॉर्मूले सिर्फ याद रखो जो हमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर ये आर्क सेमी सर्कुलर हो गई, सेमी सर्कुलर हाफ, तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई दैट इज 180। तो अब यहाँ थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 180, तो पाई पाई कट हो जाएगा और बचेगा क्या, B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4R। सिमिलरली अगर पूरा सर्कुलर वायर होगा तो थीटा एंगल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक 2 पाई, एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब हमें कितना पुट करना पड़ेगा थीटा की जगह, 2 पाई। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इंटू 2 पाई। तो ये कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 2R, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम ऐसा केस लेंगे, सपोज वायर 1/4 है, वायर कैसा है, 1/4 है, इस तरह से आर्क है, अब इतना 1/4 आर्क है, तो एंगल कितना होगा, पाई बाई 2, एंगल कितना होगा, पाई बाई 2। तो वही फॉर्मूला हमारा, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखो म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R, ओके, म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2, तो ये होगा B इज इक्वल टू म्यू 0 I पाई पाई कट 8R, ठीक है। ये होगा हमारा B का फॉर्मूला। ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हो। 30 डिग्री दिया है आपको, 45 दिया है आपको, 60 दिया है, तो एंगल का वैल्यू सिर्फ आपको पुट करना होगा और इस हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप, अगर सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, जिसका रेडियस कितना है, R, जिसका रेडियस R है। अब इसमें से हमने छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है, लूप में से छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया है DL, छोटा सा पोर्शन DL। अब यहां हमने एक पॉइंट लिया है P, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो DL मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा, DP,
कितना प्रोड्यूस करेगा, डीबी, और ये डीबी हमेशा आर को परपेंडिकुलर रहेगा, याद रखो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, फॉर्मूला में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये डीबी परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेगा। और एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा सेंटर से डिस्टेंस पी पॉइंट तक का जेड होगा, क्या होगा, जेड होगा, तो ये याद रखना है। तो आर का और एक वैल्यू हमें मिलता है, दैट इज आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और रूट आ जाएगा, ठीक है, ये भी वैल्यू होगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आगे अगर ये डीबी क्रॉस में जा रहा है तो डीबी स्प्लिट अप होगा दो पार्ट में, एक जेड की डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर यहां मैं डीएल लेता हूं, यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देन ये डिस्टेंस तो आर रहेगा, डीबी, डीबी वंस अगेन स्प्लिट अप होगा, डीबी जेड डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कौन सी क्वांटिटी से, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, डीबी जेड की वजह से। तो यहां एक डीएल, दो डीएल, तीन डीएल, चार डीएल, ऐसे जितने डीएल लोगे आप, उस सारे डीएल की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट इज सबका एडिशन डीबी जेड, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है, डीबी जेड इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूला को याद रखना आपको, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से कितना आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 3/2, तो ब्रैकेट का 3/2 आपको लेना है। सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा, ये होगा आपका कॉइल की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अगर z का वैल्यू 0 हो गया, z का वैल्यू 0 हो गया मीन्स ये कॉइल है, z का वैल्यू 0 हो गया मीन्स सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, z को हटा दो, हमने z को हटा दिया तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आएगा, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब। अब ये स्क्वायर और क्यूब हट जाएंगे तो बचा क्या, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाई 2r, ये आ गया एक फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर z ग्रेटर है, z बहुत ज्यादा ग्रेटर है r से, तो हम r को निगलेक्ट कर देंगे, किसको निगलेक्ट करेंगे, अब r को निगलेक्ट करेंगे तो फॉर्मूला z के टर्म में आएगा, सेम फॉर्मूला म्यू जीरो आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2z क्यूब, 2z क्यूब। अब सपोज ये फॉर्मूला आ गया, इसमें हम एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर, लूप का एरिया कितना है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर, तो अब यहां मुझे पाई आर स्क्वायर चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा एंड पाई से डिवाइड करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई एंड पाई से डिवाइड, तो पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया म्यू जीरो आई पाई आर स्क्वायर, म्यू जीरो आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड क्यूब। अब पाई आर स्क्वायर एरिया होता है तो इसकी जगह हमने पुट किया एरिया ए, सो म्यू जीरो आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई जेड क्यूब। अब आई इंटू ए मैग्नेट किया हमारा एम, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये फॉर्मूला इसके टर्म में भी आप लिख सकते हो, जो हमने एक्सियल फील्ड निकाला था, एक्सियल फील्ड और डाइपोल की वजह से जो क्रिएट होता है एक्सियल फील्ड या फिर इक्वेटोरियल फील्ड, वही सेम फॉर्मूले यहां भी आए। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटर, तो आपको सेम फॉर्मूले यहां भी मिलेंगे, सिर्फ P की जगह यहाँ M है, P की जगह यहाँ M है, ठीक है, तो सेम फॉर्मूले यहाँ भी जनरेट होते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक के फॉर्मूले भी याद रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले आ जाएंगे। नेक्स्ट एम्पियर लॉ पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्पियर लॉ। तो अब एम्पियर लॉ सिंपली क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई, ठीक है। अगर किसी भी क्लोज लूप में आपने वायर रखा है, वायर रखे हैं जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज सराउंडिंग, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट म्यू जीरो आई। किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो टाइम्स आई,
इतना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, वायर से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये हमें एम्पियर लॉ बताता है। और ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एम्पियरन लूप। क्या लेना पड़ता है, एम्पियरन लूप। जैसे हमने गॉसियन सरफेस लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या लेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे एम्पियरन लूप लेंगे, ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेम फॉर्मूला उसी तरीके के यहाँ, जहाँ वहाँ हमने गॉसियन सरफेस लिया था, यहाँ हमें एम्पियरन लूप लेना है। ठीक है, सपोज एक लूप है या एक क्लोज सरफेस है, उसमें से 4 वायर जा रही है और एक वायर बाहर है, एक वायर बाहर से जा रही है, तो करंट सिर्फ इसका ही कंसिडर होगा, बाहर वाले वायर का कंसिडर नहीं होता। इसलिए यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लेकर एक क्लोज सरफेस के अंदर जितने वायर होंगे उतना ही हमें कैलकुलेट करना है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अगर 4 करंट जा रही है इसमें से एक ही डायरेक्शन में, I1, I2, I3 और I4, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब ये I5 बाहर है तो इसका करंट हम मेजर नहीं करेंगे, जो भी लूप के अंदर होगा उतना ही। अगर डायरेक्शन करंट का उल्टा हो गया तो यहाँ साइन माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के टॉपिक पे। सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, ये होता है कॉइल जिसका लेंथ बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या कंपेयर टू डायमीटर। कंपेयर टू डायमीटर लेंथ बहुत बड़ा होता है, ऐसे कॉइल को, लॉन्ग कॉइल को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज ऑल्सो एक्ट एज अ मैग्नेट। सोलेनॉइड भी मैग्नेट जैसा ही एक्ट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सोलेनॉइड का यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर भी रख सकते हैं, ये हमने स्टडी किया। अब अगर सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, क्योंकि ये मैग्नेट जैसे एक्ट करता है। तो बाहर और अंदर दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, एम्पियरन लूप। क्या लेना पड़ता है, एम्पियरन लूप। तो हम रेक्टेंगुलर एम्पियरन लूप लेते हैं। तो अब जब हम एम्पियरन लूप लेते हैं ए बी सी डी, तो अलोंग ए बी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, अलोंग बी सी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, अलोंग सी डी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं, अलोंग डी ए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ए बी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अब देखो बी सी, यहाँ अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ दोनों भी पैरेलल है, यहाँ भी दोनों एंटी पैरेलल है, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जाने वाली वो दूर तक फैलती है, तो यहाँ भी 0 हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड बचा किसका, सिर्फ अंदर वाला, और वो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला होता है, वो डिपेंड करता है B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। किस पे डिपेंड करता है, म्यू 0 एन आई, वेर एन इज अ नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितने टन्स है, यूनिट लेंथ में कितने टन्स है, वो उस पर डिपेंड करता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 टन होंगे तो 10 सेंटीमीटर में 100 टन्स होंगे। तो ये नंबर याद रखो। सोलेनॉइड में यही प्रॉब्लम है कि आपको कभी कभी दिया जाता है प्रॉब्लम में एन 100 टन्स एंड लेंथ आपको दिया जाता है 10, तो आपको डिवाइड करना होगा अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। सो सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, म्यू 0 एन आई। अगर मैं सोलेनॉइड को पकड़ के बेंड करूं सर्कुलर कॉइल में, जैसे सर्कल में बेंड करूं इसको, तो इसी को हम कहेंगे टोरॉइड। इसी को क्या कहेंगे हम, टोरॉइड। तो अब टोरॉइड में ये डिस्टेंस, ये सर्कल बन गया, मीन्स ये हो गया 2 पाई आर। ये कितना हो गया, 2 पाई आर डिस्टेंस। तो अब इसमें नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ की जगह क्या लेंगे हम, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट सरकमफरेंस। तो यहाँ L लिया था, यहाँ क्या आ गया 2 पाई आर। वही फॉर्मूला हमने पुट कर दिया यहाँ। तो फॉर्मूला तो सेम है, म्यू 0 आई। फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू 0 आई, लेकिन स्मॉल n की जगह क्या आएगा, n डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है, वेयर n इज अ नंबर ऑफ टन्स। अब यहाँ नंबर ऑफ टन्स लेने हैं और r हमारा रेडियस और ये 2 पाई आर सरकमफरेंस है। तो ये हमारा टोरॉइड। तो यहाँ हमारा चैप्टर जो है रिवाइज करके कंप्लीट हो गया है। इसके जो PYQ है
हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर अभी फिनिश हो चुका है, इसको अच्छे से रीड करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम PYQ लेते हैं। तो यहाँ हम अब हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, स्टॉप 2 नंबर।